नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश 5 के प्राइम टाइम में। उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है? क्या पार्टी के अंदर आपसी कलह पार्टी के सबसे मजबूत किलों को भी कमजोर कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में बड़ा उलटफेर हुआ है। सपा का गढ़ माने जाने वाली सीटें रामपुर और आजमगढ़, जिसे अभेद माना जाता था, उस किले को बीजेपी ने भेद दिया है। और रामपुर में घनश्याम लोधी तो वहीं आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को जीत मिली है। बीजेपी जहां इसे अपने कामकाज और नीतियों की जीत बता रही, तो वहीं विपक्ष ने इसे चुनाव मानने से ही इनकार कर दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि वोटरों को पुलिस का डर दिखाया गया है, जिससे वो घर से बाहर ना निकल पाए और वोट नहीं कर पाए। हालांकि इन आरोपों का चुनाव आयोग पहले ही खारिज कर चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी की साइकिल अपने ही गढ़ में कैसे पंचर हो गई। जिस आजमगढ़ की सीट को साल 2019 में अखिलेश यादव ने 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था, और जिस रामपुर की सीट को आजम खान ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था, आखिर उन्हीं सीटों पर सपा की हार क्यों और कैसे हुई? बीजेपी की जीत का क्या फैक्टर रहा? क्या सपा से मुस्लिम और यादव वोट भी छिटक गए? क्या आजम खान और अखिलेश यादव के बीच तनातनी का असर वोटों पर पड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या उपचुनाव का संदेश 2024 में फिर से बीजेपी का जनादेश देगा? आज इन्हीं कुछ सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं, ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। इसीलिए हम अपील करते हैं ख़ास तौर से मुसलमानों से कि अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। और दूसरी बात यह है कि अब ये 2 आजमगढ़ और रामपुर की पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई। कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवा बोलेंगे? आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी अगुवाई में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गरीब कल्याण नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। इस शानदार विजय के लिए मैं उत्तर प्रदेश के महान एवं देवतुल्य जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। और इस चुनावी हार को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी, नामांकन के समय चीरहरण, नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र। प्रत्याशियों का दामन मतदान से रोकने के लिए दल बल का दुरुपयोग, काउंटिंग में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों पर दबाव, चुनी सरकारों को तोड़ना, एक ये है आजादी के अमृतकाल का कड़वा सच। तो उपचुनावों में, लोकसभा उपचुनावों में जिस तरह से हार हुई, सपा का गढ़ कहा जाने वाले रामपुर और आजमगढ़ में जिस तरह से सपा चित हो गए, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि एमवाई फैक्टर काम नहीं आया या आपसी कलह इस चीज का कारण रही। ये बड़े सवालों को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता शबनम पांडे जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता भुवन जोशी हमारे साथ, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं विनोद जी आपका। विनोद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्योंकि सपा की तरफ से लगातार दावे ही किए जा रहे थे और यह भी कहा जा रहा था कि आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी का जीतना मुश्किल है, लेकिन इस बार टक्कर तो कड़ी देखी जा रही थी, सपा हार गई। फिलहाल तो आपकी टिप्पणी लूंगी। समाजवादी पार्टी को आत्मविश्वास ज्यादा था। अगर ऐसा नहीं होता तो अखिलेश यादव आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए? दूसरी बात, जो रामपुर का प्रत्याशी है वो इनके प्रत्याशी तय करने में भी, आजमगढ़ में भी और रामपुर में भी प्रत्याशी तय करने में इतना समय क्यों लगा? क्या ज्यादा आत्मविश्वास था? और तीसरी बात ये
कि जिस तरीके से निरहुआ दूसरी बार 2019 में भी चुनाव लड़े थे, अब लड़े हैं, और जैसे वो लड़े रहे, प्रत्याशी कोई बदला नहीं, तो बीजेपी का वही प्रत्याशी होना और समाजवादी पार्टी से सिर्फ अपने परिवार के प्रत्याशी को उतारना, हो सकता है आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो पहले से सक्रिय हैं, उनको उम्मीद थी कि इस बार उपचुनाव में उनको टिकट मिल जाएगा, उनको टिकट नहीं मिला। तो ये सारे कारण हैं जो समाजवादी पार्टी की गढ़ को नुकसान करने के लिए है। और दूसरी बात ये कि योगी आदित्यनाथ दोनों जगह पर चुनाव प्रचार करने गए हैं, हाँ। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने इसको हल्के में क्यों लिया। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि आजमगढ़ अगर बसपा के प्रत्याशी नहीं होते, जैसे रामपुर में प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन सर अगर आजमगढ़ की सीट पर बसपा के प्रत्याशी नहीं होते तो चुनाव परिणाम दूसरा होता, क्योंकि जमाली ने ही वहां पर समाजवादी पार्टी के कदम रोके हैं। ये अलग बात है कि लोग कह रहे हैं कि मतदान कम हुआ है, लेकिन मुख्य कारण यही है। और फिर राज्य सरकार की कार्य है, आजमगढ़ में भी और रामपुर में भी ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से मतदाताओं ने वो सपोर्ट किया, बीजेपी वहां से जीती है। विनोद जी, जैसा कि आपने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही जगह गए थे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कमी देखी गई है, उन्होंने बहुत हल्के में लिया। अगर हम बात करें ओवर कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है, सपा की तरफ से ये सारी कमियां देखी जा रही हैं, आपने जो गिनाई, ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए? जी बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस है, तभी तो जिस क्षेत्र का चुनाव जीतते हैं, अगर उस सीट पर आपने परिवार के किसी को किया है, समर्थन के लिए कम से कम 1 दिन 2 दिन का समय तो वहाँ पे रहना चाहिए था। क्यों नहीं उन्होंने, क्या इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस करते हैं अपने प्रत्याशी पर? और ये बात जो परिवार उठती आ रही है, धर्मेंद्र चलिए दे दिया, लेकिन वामगढ़ में नहीं थी, समाजवादी पार्टी के टिकट दिया जा सकता था। एक कारण है, मैं बता रहा हूँ, रामपुर में जब तकरार चल रही थी आजम खां के साथ अखिलेश जी की, जी उन्होंने जैसे जेल से छूटे उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी और अपना और संकेत भी बताया, लेकिन वो वहाँ पे दिल्ली में भर्ती हुए तो अखिलेश जी वहाँ मिले सिर्फ इसलिए कि उन रामपुर का प्रत्याशी उनकी पसंद के हिसाब से बनाना था। अब जिस आदमी को रामपुर प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए बनाया इन्होंने, और जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी इनके आजम खां के बहुत करीबी हैं जी, और कांग्रेस और बसपा का प्रत्याशी ना खड़ा होना रामपुर से वो बीजेपी की जीत का कारण बना है। मैं लौटूंगी आपके पाना चाहूंगी, क्योंकि सपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा था जीत तो हमारी होगी, और ओवर कॉन्फिडेंस जिस ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो साफ सामने आ रही है। प्रचार से इतना जोर आजमाइश नहीं देखी गई, कमी तो देखी गई है। फिलहाल क्या कुछ कहिएगा इस हार को लेकर? जो विश्लेषक साहब यहाँ पर बैठे हुए पैनल में बहुत अच्छे से ना, मैं भी एक का विद्यार्थी हूँ, कानून का विद्यार्थी, तो इन चीजों को समझता हूँ। 27 वर्ष सार्वजनिक जीवन में निश्चित तौर पर आखिरी लाइन कही है, इस जगह सार में लाइन संदेश छुपा हो, और संदेश बिल्कुल है, चाहे वो 22 का चुनाव हो, आम चुनाव या राष्ट्रपति का, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ देश और प्रदेश भी रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन अब आम चुनाव स्पष्ट है कि जब भी वो आगे लड़ना है तो हम चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी प्लस इनका प्रशासन और इनके बैड इमेज के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तब जाके हम चुनाव जीत सकते हैं। निश्चित तौर पे इसके बाद निश्चित आजमगढ़ की जनता वो लोग जिन पे अत्याचार हुए हैं, दुराचार हुए हैं योजना में, वो अपने कर रहे हैं, वो बहुजन संविधान को समझ पाए, इस प्रकार कराए। निश्चित तौर पे ये उन ताकतों के खिलाफ है जिन खिलाफ सामान्य यादव जी लड़ रहे हैं, और हम लोग निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं, कल धर्मेंद्र यादव जी ने भी कहा है, अपने बयान में कहा है, उन्होंने कहा अखिलेश यादव जी ने हर संभव मदद करी है मेरी, तब मैं चुनाव लड़ पाया हूँ। और मैं चाहूँ अभी जो विश्लेषक आपने प्रश्न करा उसका ये सही है, अपने परिवार में विश्वास करते हैं, इसका चिंतन करेगी पार्टी। तो वो विश्वास रखता जी बार परिवार पर, समाजवादी पार्टी के परिवार पर पूरा विश्वास है, तो वो विश्वास हार क्यों जाता है? आप बार बार कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, लड़ाई बार बार हारे, विधान चुनाव को हम देख, या फिर हम देख लें। देखिए, बहुजन समाज पार्टी को बनना चाहिए, वो रामपुर में कैंडिडेट नहीं खड़ते। जिस पार्टी ने आज तक कोई उपचुनाव न लड़ा, वो उपचुनाव लड़ी है और जगह कैंडिडेट खड़ा कर रही है, एक जगह नहीं कर रही है, ये सारी स्ट्रेटेजी को राजनीतिक लोग जो विचारवान लोग हैं या मैम बैठी है ये समझ, लेकिन आप आम जनमानस के अंदर में भी, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो पिछला उपचुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या आज का जो चुनाव हुआ है उपचुनाव, स्थिति क्लियर हो गई, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं कि बहुजन समाज पार्टी। अब तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ आप के माध्यम से,
बहुराज पार्टी का एक अन्य भारतीय जनता पार्टी के साथ चला, ऐसा पूरा देश और प्रदेश में चाहते हैं। कहीं ऐसा आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया गया बसपा की तरफ से? निश्चित तौर पे अगर आप कहना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं, तो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी एक दोस्ती बना रहे। तो निश्चित तौर पे अगर उससे कोई लड़ने का करा, हमें गर्व है हमारे नेता लड़ाई को लड़ने का, और इस चुनाव के बाद वो लड़ाई और मजबूत होने। चलिए, इसी लड़ाई और स्थिति को लेकर मैं आपके लौटू वापस जी आपके पास आऊंगी। इसे या फिर फैक्ट कहा जाए कि बीजेपी और बसपा का एक छुपा हुआ गठबंधन चल रहा है? अपनी पार्टी के संगठन के सभी नेता कार्यकर्ता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आजमगढ़ और रामपुर की जनता को भी बधाई देती हूँ। अब रही बात जीत की, देखिए हमारे पास इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में खोने को कुछ नहीं था, और पाने के लिए ये दो ऐसे किले थे जिनको सपा कहती थी कि हमारा गढ़ है, हमारा किला है, हमारा घर है, बहुत कुछ कहती थी। लेकिन हम संघर्ष के लिए, हमारे बड़े नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, हर कोई संघर्ष करता दिखा। लेकिन उसके ठीक विपरीत सपा आराम से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसी की हवा खाते रहे और जनता को वहां पे अपने हाल में छोड़ दिया। 2 टर्म पूरा करा उन्होंने, उनके पिताजी और उन्होंने, नेताजी और अखिलेश जी ने सांसद के तौर पे, और क्या विश्वासघात किया वहां की जनता के साथ, जनता भी समझती है। अब जब ये हारते हैं, जब हम लोकसभा चुनाव हारते हैं, चाहे वो कैराना का हो या गोरखपुर का है, और ये जीतते हैं, तो सब कुछ सामान्य चल रहा है। जैसे ही आजमगढ़ की चुनाव की गिनती होने लगी तो धर्मेंद्र जी ने बहुत अफरा तफरी वहां मचाया, ये गड़बड़ वो गड़बड़, और जब ये बढ़त बनाने लगे तो मीडिया के सामने चैनल पे बोलते दिखेंगे कि अब सब कुछ ठीक है और हम जल्दी ही जश्न मनाएंगे। उनका ये तुरंत पलट जाता है कि अब पुलिस तंत्र और प्रशासन तंत्र मदद कर रही है। ये कैसे प्रवक्ता कह सकते हैं? एक और भी सवाल उठाया गया था कि एक विशेष समुदाय को वोटिंग से रोक दिया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सपा की हार हुई है। लगातार ये बात भी कही जा रही है। देखिए, ये तो लोकतंत्र में ये भी कह रहे हैं कि अन्य पार्टियां चुनाव न लड़े ताकि ये जीत जाए। भाई, ये प्रश्न कोई कैसे उठा सकता है कि बासपा न लड़े और कांग्रेस न लड़े? हम भी कह रहे हैं कि भाई न सपा लड़े, न बासपा लड़े, न कांग्रेस, हम जीतना चाहते हैं। ऐसा लोकतंत्र में कोई भी आरोप किसी पार्टी को नहीं लगा सकता। ये बी टीम ए टीम कर रहे हैं, लड़े तो आप साथ में थे। आपको याद होगा, आप बासपा के साथ गठबंधन करके लड़े, आपका क्या हश्र हुआ? आपने तो सारे पैसे उठा के देख लिए, कभी इससे कांग्रेस से गठबंधन, कभी बासपा से, लेकिन आप हर बार हारते हैं। जब गठबंधन नहीं करते हैं तब अपने अपने सीटों को लड़ना चाहते हैं, तो भी आरोप है बी टीम ई टीम। आप अपनी समीक्षा करिए, आपने क्या कमी है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एसी से निकलते नहीं है। आप जिस क्षेत्र को कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, आप वहीं पे विकास कार्य नहीं करके उनके साथ विश्वासघात करते हैं। और उसके बाद आप प्रशासन पे आरोप लगाते हैं, ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, भाजपा पे आरोप लगाते हैं। ये तो वही हुआ, जो बच्चा फेल हो जाता है स्कूल में तो कहता है मेरी टीचर ने गड़बड़ किया है, मैं तो सब करके आया हूँ। पेरेंट्स भी कहते हैं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा मार्क्स लाता लेकिन टीचर ने कुछ गलत। तो देखिए, अपना आत्ममंथन करिए, समीक्षा करिए, कमियां आप में, क्योंकि आपने अपराधी तत्वों को, आपने MY समीकरण बोल के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का धज्जी उड़ाने का किया, नकारात्मक राजनीति की। और हम क्यों जीते? क्योंकि हमारा संघर्ष मजबूत था, हमने रणनीति बनाई, हमने संघर्ष के तहत बड़े नेता, छोटे नेता सब लगे चुनाव लड़ने में, और साथ साथ जन कल्याणकारी योजना जो थी उसको हमने 100% धरातल पर उतारा। आज हर 5वां तीसरा घर कहेगा आपको कि हमें इस योजना से हम लाभान्वित हुए, हम इस योजना से। तो कहीं ना कहीं जनता कंपेयर करती है जब वोट देने जाते हैं, और वोटिंग कम होने की ये बात करते हैं। तो देखिए, बाय इलेक्शन में बहुत लोग हल्के में लेते हैं कि इससे कोई सरकार नहीं बननी है, तो लोग घर से नहीं निकलते। इसकी चिंता हमें भी थी कि वोटिंग कम क्यों हुई, लेकिन वोटिंग कम होने का अगर कोई एक समुदाय नहीं निकला
उन्हें लगता है नहीं निकला। भुवन जी, तो ये आऊंगी उनकी आपके पास। चिंता है। वो बूथ वाइज काम क्यों नहीं किए? हमने तो बूथ अपने वोटर्स को निकाला, आपने क्यों नहीं निकाला? तो ये कमजोरियां आपकी है अगर आपके वोटर नहीं निकले तो। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगी। विनोद जी, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार कमी को लेकर अगर बात की जाए तो सपा की कई सारी चीजें आपने बताई हैं। हम बीजेपी को लेकर बात करें, बीजेपी को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से मैंने शबनम जी से जाना, विशेष समुदाय पर रोक लगा दी गई वोटिंग को लेकर, या फिर अगर हम बात करें सपा की जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब की बात कर ली जाए। मैंने ये नहीं कहा कि वो आरोप लगाते हैं विशेष समुदाय ना, तो देखिए वोटर कोई भी है, चाहे किसी समुदाय का है, किसी को कोई प्रशासन ना रोकता है ना कोई पार्टी रोक सकती वही है। मेरा सवाल है शबनम पर जी। हारने पर विनोद जी, ये आरोप लगाना- आपसे जवाब चाहूंगी कि हर बार ऐसा होता है कि सपा की तरफ से ये कह दिया जाता है कि पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं मिला, या फिर अगर हम विधानसभा चुनाव पे चले जाएं तो ईवीएम में कमी पाई गई, या फिर अब बाई इलेक्शंस में तो कई सारी चीजें बोली दी गई हैं। फिलहाल तो अगर हम बात करें इन सब आरोपों को लेकर तो आप कहेंगे? राजनीतिक दलों की एक परिपाटी है, अगर हार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि 2019 चुनाव के पहले पूरे देश में और 2017 के चुनाव में, 2014 के पूरे देश में एक यह माहौल बनाया गया कि ईवीएम से चुनाव ना कराए जाएं। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये आई कि अब जब पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती तो उन्होंने अपना वो उस अभियान को रोक दिया एक तरीके से, क्योंकि उनको ये पता लगा कि अगर हम ये अभियान ईवीएम के खिलाफ चलाएंगे तो हमारी जो पार्टी की सरकारें बनी हैं तो हम किस आधार पर कहेंगे। दूसरी बात यह कि अभी जो 2022 के चुनाव हुए हैं उनमें समाजवादी पार्टी को इतनी खराब स्थिति तो नहीं थी जिससे अगर वो ईवीएम पर भरोसा न जताएं। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही कि दो बात हम कहेंगे, 2017 से 2022 के बीच में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं थे, ना ही व्यस्त थे, लेकिन वो जनता के बीच में बहुत कम गए। मेरा ये अपना आकलन है, हो सकता है पार्टी संगठन कुछ कहे, लेकिन मेरा आकलन ये है कि जनता के बीच में जितना उनको ज्यादा होना चाहिए था उतना वो नहीं हो पाए। वो केवल दिल्ली, लखनऊ या अपने जो गृह क्षेत्र है वो आसपास में जो कुछ भी है, लेकिन दूसरी बात संगठन भी उतना मजबूती से नहीं तैयार कर पाए जितना मजबूती से करना चाहिए था। इस बीच कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी। मैं राज्यसभा के लोगों को जानता हूं जो समाजवादी पार्टी के थे, बाद में वो बीजेपी में आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने पार्टी छोड़ी? और फिर उनके चाचा शिवपाल ने भरोसा जताया चुनाव से पहले कि शायद मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन बाद में पता चला कि उनको एक अकेले ही प्रत्याशी के रूप में मान्यता दी गई और वो जीत भी गए, लेकिन आज भी वो इधर और उधर हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। और हालांकि 2019 के अपेक्षा 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस कहीं बेहतर रही है, लेकिन 2024 का अगर मुकाबला करना है तो समाजवादी पार्टी को अभी से ही अपनी तैयारी ऐसी करनी होगी जो बीजेपी का मुकाबला कर सकें। अभी योगी आदित्यनाथ ने कल 2 सीटें जीतने के तुरंत बाद बोले कि हम यूपी में इस बार 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। ये क्या है? ये अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का एक तरीका होता है। अगर उनका नेता बोलता है कि हम ये करेंगे, लक्ष्य तय करेंगे, तो उसका संदेश जाता है नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक जी। और उनकी सक्रियता ये बताती है कि अगर आप पार्टी संगठन में अपनी योजनाओं को, अपने द्वारा किए गए कार्य को कार्यकर्ता के जरिए जनता तक पहुंचाते हैं, तो यही एक मैसेज होता है कि आपका वोट बैंक कितना मजबूत है। और बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी का मैं ये जानता हूं कि उनका एक संगठन का एक अलग तरीका है चुनाव लड़ने का, और ये माना जाता है कि अगर 2024 का चुनाव भी होना है तो अगले 2024 तक पार्टी संगठन का कोई कार्यकर्ता इस समय खाली नहीं है। हर जिले में, हर लोकसभा में बाकायदा दायित्व सौंप दिए गए हैं और लगा के विधानसभा स्तर तक विस्तारक तक की भी नियुक्ति हो गई है। मैं जानता हूं पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं। तो बीजेपी की जो तैयारी है, इसी वजह से बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम और अपने संगठन को मजबूती का काम अभी से करना होगा। वो खाली जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर में, आजमगढ़ में क्यों नहीं गए? आप समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं यहाँ मौजूद, ये मैं पूछना चाहता हूं कि वो ये बताएं कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए और रामपुर में क्यों नहीं आए? रामपुर में अगर यहाँ पर
मोहम्मद आजम खान थे तो एक मीटिंग आजम खान और अखिलेश यादव की अगर हो जाती तो शायद हो सकता है सीन बदल जाता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है ना? हाँ, भुवन जी आपके पास आऊंगी इन्हीं सभी सवालों के साथ, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये, एमवाई फैक्टर अब कहाँ है, जिसको लेकर लगातार कई सारी चीजें, एमवाई फैक्टर अब नजर नहीं आ रहा। दूसरा, ये स्थिति मजबूत करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स जब आए थे तो ये कहा गया था कि हम आत्ममंथन करेंगे। मेरे ख्याल से आप ही बैठे थे मेरे साथ डिबेट में और आप ही ने कहा था कि हम आत्ममंथन करेंगे और कुछ नई रणनीति से आगे बढ़ेंगे। लेकिन उपचुनाव हुए, अब लोकसभा उपचुनाव के रिजल्ट जिस तरह से आए, 2024 के इलेक्शंस को लेकर कैसे तैयारी करेंगे? एमवाई फैक्टर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैंने हमारी जो डिबेट की साथी है पांडे जी, लगभग हर दूसरे दिन मेरे साथ डिबेट में रहती है। मैंने इनको कई बार बताया, लेकिन चूंकि इनको पार्टी की गाइडलाइन मिल रखी है कि समाजवादी पार्टी की गाइडलाइन भी आप ही तय करेंगी, तो ये हमेशा मुस्लिम यादव का कहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि एमवाई का मतलब है नई सपा में महिला और युवा। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर मैं इनके साथ हर दूसरे दिन डिबेट पर बैठता हूं और ये लगातार ये क्या अन्य इनके जो प्रवक्ता साथी भी बैठते हैं वो जानबूझ के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं। हमारी पार्टी की गाइडलाइन भी अब ये लोग तय करेंगे कि हमारी पार्टी की क्या गाइडलाइन है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, महिला और युवा मिलकर उत्तर प्रदेश का परिवर्तन करेंगे, उत्तर प्रदेश को विकास पर ले जाएंगे। ये माननीय अखिलेश यादव जी की गाइडलाइन है। इसको कहना बंद करे, एक तो हमारे विपक्षी साथी जितने हैं और या मीडिया के साथी हैं। मैं आपको दूसरा विषय भी बताना चाहता हूँ आपको, वहां पर दोनों जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी मदद करने का काम करा। ये कल धर्मेंद्र यादव जी ने जैसे चुनाव खत्म हुआ, जब वो अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी के मदद के बिना चुनाव नहीं लड़ पाता और नेट टू नेट फाइट हुई है जो और हमने गठबंधन करा। आज मैं बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन जब करा तो नैतिक गठबंधन करा। हमने ऐसा नहीं करा कि अपने वोटरों को और देश की और प्रदेश की जनता को ठगने के लिए एक अनैतिक गठबंधन करा, जैसा कि बहन सुश्री मायावती जी ने इनके साथ कर रखा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। राष्ट्रपति का चुनाव देख लीजिए, प्रदेश का चुनाव देख लीजिए और इनका एक स्ट्रिंग देख लीजिए, एक इनका स्ट्रिंग भी देख लीजिए आप बहुजन समाज पार्टी का। जब इनका बड़ा नेता कहता है कि 300 करोड़ रुपए में सेटिंग हो गई है भारतीय जनता पार्टी से कि ये टिकट दिए जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी और बसपा का जो अनैतिक गठबंधन है इसको भी जनता समझ रही है और धीरे धीरे समझेगी। और यकीन मानिए मेरा, भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हरा सकते हैं, चाहे ये नैतिक गठबंधन कर ले। हार जीत को लेकर मेरा एक सवाल रहेगा, लेकिन उससे पहले शबनम जी क्या कह रही है वो सुन लेते हैं। आ रही हूं आपके पास, शबनम जी बोलिए। देखिए, ये नैतिक और अनैतिक बताने वाले खुद अपने गिरेबान में झांके कि कांग्रेस पार्टी क्यों अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा करती। अमेठी में जब आप लड़े, कहीं और किसी को वो लड़ते हैं तो आप नहीं खड़ा करते, तो आपका ये नैतिक है कि अनैतिक है ये खुद बोलिए, क्योंकि मैं अनैतिक नहीं बोलती। ये राजनीति है कि आप करते हैं, पर इतना आपको साफ कर दूं कि हमारा भाजपा से कोई शबनम जी वक्त का अभाव है, जवाब जल्दी पूरा करेंगे। पर कांग्रेस के साथ जो इनका गठबंधन, देखिए ये लोकतांत्रिक देश है और इसमें हर भुवन जी 10 सेकंड में आपका जवाब लेंगे। आखिर कैसे जीतेंगे? यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ रही है सपा। 10 सेकंड। देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी वहां रसातल में आ चुकी है, बहुजन समाज पार्टी वहां पर रसातल में आ चुकी है। निश्चित तौर पर वो लड़ाई लड़ने का काम बसपा तब करती है जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में वो वहाँ काम कर रही है और अपने टिकटों का फाइनलाइजेशन भी। और मैं कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से, अमित शाह और इनके जो प्रदेश के मुखिया है और राष्ट्र इनके जो राष्ट्र के मुखिया है, ये लोग मिलकर भाजपा। चलिए, देखने वाली बात होगी कि आपकी ये मेहनत और नई रणनीति के साथ किस तरह से सपा आगे बढ़ी है। चलिए, बहुत शुक्रिया शबनम जी, भुवन जी और विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा उपचुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, जहां गढ़ कहा जाता था सपा का, वहां सपा को हार मिली है। ये संभव आखिर कैसे हुआ? कहां क्या एमवाई फैक्टर में कमी रह गई या फिर वाकई में सपा का ओवर कॉन्फिडेंस था ये जो हार का सामना करना पड़ा? फिलहाल
ये बाय इलेक्शंस जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा सपा को, अब आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसी मेहनत रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।